हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है सॉल्यूशन चैप्टर का। तो पहले आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि इससे पहले जो 2 लेक्चर हमने बनाए वो आप पहले देख लो, तो तभी आपको ये वाला समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है कुछ बेसिक्स हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ बेसिक्स वहाँ क्लियर किए थे, वो आपको यहाँ यूज़ होने वाले, ठीक है। तो चलो आज हम देखते हैं कि ये वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहले हम देखेंगे इस लेक्चर में वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बहुत कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ देखने वाले हैं आज रोल्स लॉ, ठीक है, रोल्स लॉ ये देखेंगे। और कल की वीडियो लंबी हो गई थी थोड़ी, क्योंकि उसमें 2 न्यूमेरिकल्स कराए थे, थोड़े बड़े, ठीक है। तो आज मैं एक ही न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। रोल्स लॉ के बेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी ये वाली फैक्टर्स, ये वाली जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो चलो पहला देखते हैं हम वेपर प्रेशर। तो यहाँ हम लिखते हैं पहले वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर समझाने से पहले हम क्या कर लेते हैं कि वो जो टॉपिक्स उस तरफ हमने लिखे हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है पहले ये स्टडी कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो, आप यहाँ लिखोगे, आप लिखो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड is the pressure exerted, ठीक है, pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid, in equilibrium with the liquid, ठीक है, with the liquid at a particular temperature, at a particular temperature, ठीक। आप देखो, पहले हम ये समझेंगे वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। आप देखो, वेपर प्रेशर जो है ना, इस वर्ड को देख के हमें क्या समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि वेपर्स का प्रेशर, ठीक है। तो वेपर्स का प्रेशर है, तो आपको पता है वेपर किस चीज़ के बनते हैं, वेपर बनते हैं किसी लिक्विड के, ठीक है। सपोज आपको पता है वेपर कैसे बन सकते हैं, एक तो होता है बॉइलिंग, एक होता है इवेपोरेशन, है ना। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग होता है ना, उन दोनों में वेपर्स बनते हैं। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, आपको पता है बॉइलिंग में हम हीट करते हैं चीज़ को, तो हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। और इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अपने आप जो है वेपर बनते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ इस बीकर में समझेंगे। सपोज हमारे पास क्या है, ये एक बीकर है, ठीक। आप देखो यहाँ हम वेपर प्रेशर को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। देखो, सपोज मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ वाटर, ये वाटर के मतलब यहाँ जो है लिक्विड पड़ा हुआ है वाटर, ठीक है। देखो ये क्या है, हमारा वाटर, और आपको पता है वाटर क्या चीज़ है, एक लिक्विड है, ठीक। आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। आप एक चीज़ देखो, आपको पहले ये चीज़ याद रखनी है, वेपर किसके होते हैं, वेपर होते हैं किसी लिक्विड के। मतलब जब किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है, मतलब उस गैसियस लिक्विड की जो गैसियस स्टेट होती है उसको वेपर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और वो 2 तरीके से हो सकते हैं वेपर बन सकते हैं। एक होता है बॉइलिंग से, बॉयल करो आप, जैसे आपको पता है वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करोगे तो वेपर बनेंगे। एक और प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ये आप 9th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। इवेपोरेशन जो होती है वो क्या होता है कि जो, जैसे आपको पता है, जैसे कभी गर्मी में बाहर कोई किसी बर्तन में पानी रख दो तो वहाँ से खुद पानी उड़ जाता है, आस्ता आस्ता खुद उड़ता रहता है, आस्ता आस्ता खत्म हो जाता है। तो यहाँ से भी क्या बनते हैं, इवेपोरेशन से भी वेपर ही बनते हैं,
लेकिन यहाँ टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर 10-20 डिग्री सेल्सियस में भी वेपर बन सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में तो आप इसको जान सकते हो इंटरनेट से, ठीक, या किसी बुक से देख सकते हो। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए वेपर होता क्या है, ठीक, वो आपको पता चल गया। और वेपर बॉइलिंग से बनते, वेपोरेशन से बनते, ठीक है। आप देखो, हमने समझना है वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो, वेपर प्रेशर वर्ड देख के हमें ये लगता है कि जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करेगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर, ठीक। आप देखो, जो वेपर होता है ना, वेपर वो क्या होता है, एक किस्म का गैस होता है, मतलब लिक्विड की जो गैसियस फॉर्म होती है उसको बोलते हैं वेपर, ठीक है ना। तो आप देखो, अगर ये जो वेपर है ये गैस है, तो आपको पता है गैस क्या करती है, गैस वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, कहाँ, वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर, ठीक है। अब आप देखो, सपोज हमारे पास ये पानी है, ठीक, हमने क्या कर दिया, ये जो बर्तन है इसमें पानी है, इसको ऊपर से बंद कर दिया सपोज, ठीक है। सपोज यहाँ ऊपर से हमने बंद कर दिया, समझाने के लिए देखो मैं ये कर रहा हूँ, सिर्फ वेपर प्रेशर क्या होता है वो समझाने के लिए। अब आप देखो क्या होगा, आपको पता है ये जो वाटर है, ठीक, जहाँ ये रखा होगा उसके आसपास कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर, मतलब हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस हो, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होने की वजह से इसमें कुछ एवेपोरेशन वाली चीज़ आ जाएगी। एवेपोरेशन मतलब इसके, क्योंकि वाटर है ना जो ये लिक्विड है, इसके कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक, यहाँ से वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक, होगा ना ऐसा। देखो ना, वाटर के मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ ना कुछ, है ना। तो देखो, कुछ ना कुछ टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके क्या करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से उड़ के वेपर बनना स्टार्ट कर देंगे। यही तो रीज़न होता है। देखो, समुद्र से पानी वेपर बन के कैसे ऊपर जाता है, वेपर बनने के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, लेकिन समुद्र से पानी अपने आप वेपर बन के जाता है, लेकिन वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। वो किसी भी टेम्परेचर पे वेपर बन सकता है पानी, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक। वही यहाँ हो रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखो, जब वाटर को आप कहीं रख दोगे, किसी बर्तन में बंद करके रख दोगे, तो वहाँ से क्या होगा, कुछ ना कुछ इसके जो पार्टिकल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करेंगे, वेपर बनेंगे, ठीक। आप देखो, वेपर बनेंगे, इतना आप मान लो, वेपर बनेंगे। और ऐसा होगा, देखो, जब ये वेपर बन के ऊपर जाएंगे, सपोज ऊपर चले गए वेपर बन के, अब देखो वहाँ से कुछ वेपर जो है नीचे फिर से आएंगे। देखो ना, ऊपर से तो बंद है, ऊपर से बंद है, यहाँ से कुछ वेपर बन के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से कुछ टाइम के बाद ठंडे हो जाएंगे। देखो, वेपर जब बनता है तो टेम्परेचर लेके बनता है, कुछ टाइम बाद वो ठंडे होंगे तो फिर से नीचे आएंगे, ठीक। यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर कुछ टाइम बाद फिर से नीचे आएंगे, ठीक है। अब आप देखो, एक टाइम ऐसा आता है कि वाटर के सारे पार्टिकल्स जो है, वाटर के जो सारे नहीं, मतलब वाटर के जो कुछ मॉलिक्यूल है या किसी भी लिक्विड के जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ से वेपर बन के कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक, यहाँ जाते हैं। और यहाँ से क्या होते हैं, ऐसे करके वापस लिक्विड में आते हैं, ठीक है, वापस लिक्विड में आते हैं, है ना। तो आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक टाइम पे तो वेपर बन रहे हैं, वेपर बन के कहाँ जा रहे हैं, यहाँ ऊपर वाली साइड जहाँ जगह है उनको दिख रही है वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ से ठंडे होकर नीचे आ रहे हैं। आप देखो, एक टाइम स्टार्टिंग में क्या होगा, वेपर बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, वाटर के वेपर बनते जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ टेम्परेचर यहाँ आसपास है। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पता है यहाँ जो वेपर बने वो ठंडे होकर फिर से वाटर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखो, एक टाइम ऐसा आएगा जब जितनी स्पीड से वाटर के वेपर बनेंगे, उतनी स्पीड से जो वेपर है वो वाटर में फिर से आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जितनी स्पीड से वाटर के जो वेपर है ऊपर जाएंगे, बन के ऊपर जाएंगे, उतनी स्पीड से यहाँ से वेपर भी नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे, पानी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बोलोगे ऐसा प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है उतनी स्पीड से यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कि यहाँ क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक। जितने स्पीड से वेपर बन रहे हैं उतनी स्पीड से वेपर से फिर क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, ठीक। तो आप देखो, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो आप बोलोगे उस टाइम, इक्विलिब्रियम के टाइम, इस जगह कुछ ना कुछ वेपर्स होंगे, इस जगह कुछ ना कुछ वेपर होंगे, ठीक है। देखो ना, वेपर बन रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम आएगा कुछ ना कुछ वेपर तो यहाँ होंगे ना जो बन रहे हैं, ठीक है। मतलब वेपर कुछ ना कुछ कहाँ होंगे, वाटर की सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ वेपर होंगे। अब आप देखो, वो वेपर जो उस टाइम किसी लिक्विड की सरफेस के ऊपर होंगे, जब क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम आया होगा, है ना। तो उस टाइम वो जो वेपर है, वो आपको पता है वेपर क्या होती है, गैस। और गैस क्या करते हैं, किसी वॉल ऑफ कंटेनर या कहीं पे भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आप देखो, वो जो वेपर यहाँ होंगे वो क्या चीज़ है, एक्चुअल में गैस है। तो गैस क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। वो वेपर इस लिक्विड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और देखो, कब, जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे, उस टाइम जो वेपर होंगे वो इस लिक्विड के ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। प्रेशर का मतलब होता है कुछ दबाव डालेंगे लिक्विड के ऊपर, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है।
आई समझ आपको? अब आप देखो यहाँ वही लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, मतलब किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, मतलब वो प्रेशर होता है जो इसके वेपर इसके ऊपर एक्सर्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब जब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हम क्या करते हैं, लिक्विड को रखते हैं, तो उस टाइम इसके जो वेपर बनते हैं, है ना, वो लिक्विड के साथ क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में। उस इक्विलिब्रियम के टाइम जो प्रेशर वो वेपर कहाँ एक्सर्ट करते हैं, इस लिक्विड के ऊपर, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, आई समझ आपको? ये आपको याद रखना है, आप डेफिनेशन पढ़ के देख सकते हो। यहां से पढ़ो ना, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, मतलब वो वेपर जो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, वो वाले वेपर जब इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। और टेम्परेचर क्या होता है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक, ये होता है वेपर प्रेशर। अब आप देखो, अभी आपको ये और समझ में आएगा कैसे। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, पहला फैक्टर जो इसको इफेक्ट करता है वो करता है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर किसके ऊपर आता है, लिक्विड के ऊपर, है ना, क्योंकि लिक्विड क्या करते हैं, वेपर बनते हैं। अब देखो, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड के नेचर के ऊपर जो है वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है। आप लिखोगे यहां वीकर आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीकर आर द इंटरमॉलिक्यूलर, वीकर आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, वीकर आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर्स, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर्स। ठीक, एंड ग्रेटर विल बी द वेपर प्रेशर, एंड ग्रेटर विल बी द वेपर प्रेशर। ठीक, ये आपको याद रखना है। आप देखो यहां लिखा हुआ है कि हमारे पास सपोज दो लिक्विड है, सपोज एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। ठीक, तो आप देखो, मैं मान रहा हूं ये जो ए लिक्विड है इसमें सारे मॉलिक्यूल, सपोज ए इसमें सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और बी लिक्विड में सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, बी के। ठीक, अब आप देखो, एक बार मैं मान रहा हूं कि ये जो मॉलिक्यूल है ना ए, ये लिक्विड है, जो इसके बीच में, आपको पता है मॉलिक्यूलर के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब हो गया दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो तो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, वीकर है इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीकर है इसमें। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ वीकर है और यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। ठीक, अब आप देखो, जब वेपर बनना होगा तो वेपर बनने का मतलब है ये मॉलिक्यूल उड़ के यहाँ से चला जाएगा, ये उड़ के यहाँ से चला जाएगा, उड़ के यहाँ से चला जाएगा। आप देखो, जिस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होंगी, वीकर होंगी, कमज़ोर होंगी, वो जल्दी उड़ेगा। तो अगर वो जल्दी उड़ेगा तो जल्दी वेपर बनाएगा और ज़्यादा उड़ेगा, है ना, वो ज़्यादा उड़ेगा। तो इस केस में आप देखो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, कमज़ोर, तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, है ना। तो वेपर ज़्यादा बनेंगे तो आपको पता है अगर वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्गर है तो ये यहाँ से बी उड़ेगा ही नहीं, है ना, हीट कर रहा है, बी उड़ेगा ही नहीं, तो वेपर बनेंगे ही नहीं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक, वही लिखा है यहाँ देखो, वीकर आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, कमज़ोर। ठीक है, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर्स, उतना वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, एंड ग्रेटर विल बी द वेपर प्रेशर, उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसके उल्टा अभी आप लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ आता नहीं है एग्जाम में, बस ये वाला यूज़ होगा आगे रोल्स लॉ में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो, दूसरा पॉइंट है जो वो है हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सपोज
यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है ना, तो टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो उतनी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जल्दी ब्रेक होंगी, जल्दी वेपर बनेगी। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से वैसे भी लिक्विड जो है क्या बनता है, वेपर बन जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, टेम्परेचर हायर इज द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। ठीक है, हायर इज द टेम्परेचर greater is the vapor pressure, greater is the vapor pressure। ठीक, ठीक है, देखो क्या लिखा है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, आपको पता ही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से सब ये वाले जो मॉलिक्यूल से उड़ के ऊपर चले जाएंगे वेपर फेस में, तो हो जाएगा काम। ठीक है, उसके बाद है प्योरिटी ऑफ लिक्विड, थर्ड पॉइंट, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की प्योरिटी के ऊपर भी जो है वेपर प्रेशर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लिखोगे यहां प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर। ठीक है, ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू इट्स सोल्यूशन, as compared to its solution। ठीक है, तो ये आपने लिखना है कि प्योर जो लिक्विड होता है, प्योर लिक्विड का हमेशा वेपर प्रेशर क्या होता है, हायर होता है। आप इसको कैसे समझ सकते हो, देखो मैं अगर यहाँ बात करूँ, सपोज ये हमारे पास क्या है, कोई बीकर है। ठीक, इसमें हमने डाल दिया सब्सटेंस, सपोज इसके पार्टिकल से इतने, ये हमारा कोई प्योर है। ठीक, और दूसरी तरफ यहाँ एक बीकर है, इसमें हमने ये पार्टिकल तो डाल दिए, ये क्या है, एक है, ये सोल्यूशन है सपोज। ठीक है, सोल्यूशन है। तो आप देखो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल प्योर है, तो आप देखो अगर ये प्योर है तो यहाँ से ये सारे के सारे उड़ जाएंगे, वेपर बन जाएंगे, 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इसके उड़ जाएंगे तो वेपर बनेंगे। ठीक है ना, तो वेपर बनेंगे तो इसका वेपर प्रेशर होगा अपना, प्योर जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर होगा। अब आप देखो जब सोल्यूशन बनाओगे तो सोल्यूशन बनाने से इसमें अलग किस्म के भी पार्टिकल आ गए, है ना। देखो ना, सोल्यूशन बनाओगे तो इसमें सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है, ये प्योर नहीं है अब, है ना, ये प्योर नहीं है, मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर के केस में आपको पता है इसमें अगर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उड़ जाएंगे, तो इसमें हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर लें, है ना, इंटरेक्ट कर लें और ए बी टाइप की इंटरेक्शन बना लें, मतलब सपोज, है ना। देखो इसमें सपोज सारे ए मॉलिक्यूल्स हैं, ए मॉलिक्यूल्स, तो वो सारे ए की जैसे सारे उड़ जाएंगे, वेपर बनाएंगे। इसमें हो सकता है ये जो है ये सोल्यूशन है, इसमें हो सकता है कि वो जो ए आपने डाले और साथ में बी भी डाला होगा ना, क्योंकि दो है ना, एक में ए टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, एक में बी टाइप के मॉलिक्यूल, हो सकता है ये आपस में इंटरेक्शन कर लें, ए बी बना लें, तो ए बी के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या हो, स्ट्रांग हो, तो ये वेपर बन ही ना पाए, है ना, ये वेपर बन ही ना पाए, तो फिर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देखो ये पॉइंट आपको आगे और ज़्यादा समझ में आएगा। आप बोलोगे अगर सब्सटेंस प्योर है तो उसके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, उड़ जाएंगे, वेपर बना देंगे। लेकिन अगर सब्सटेंस प्योर नहीं है, सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में आपको पता है एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट। हो सकता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों आप मिक्स करो, सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वेपर बन ही ना पाए। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर बन गई, सपोज देखो ना, अगर ऐसा हो, आपने क्या डाला, एक सॉल्वेंट डाला जिसमें ए टाइप मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ए टाइप मॉलिक्यूल, और साथ में सॉल्यूट डाला जिसमें बी टाइप मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब आप देखो सोल्यूशन में आप मिक्स कर रहे हो सकता है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आ जाए इनमें, तो ये फोर्सेज थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, ये फोर्सेज स्ट्रांग होगी तो इसको ब्रेक करने नहीं देगी, ये उड़ेगा ही नहीं, तो फिर वेपर कैसे बनेगा। तो यहाँ कैसा होता है, आपको याद रखना है कि प्योर लिक्विड का हमेशा वेपर प्रेशर कैसा होता है, हायर होता है कंपेयर टू सोल्यूशन में से। अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देखोगे तो उसके कंपेरिजन में प्योर का हमेशा क्या होता है, हायर होता है। देखो ये था हमारा वेपर प्रेशर, ये थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो मेन हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, है ना, वो राउल्ट्स लॉ देख लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। आप देखो
मैंने ये पहले ही लिख लिया है, कुछ 2-3 पॉइंट्स लिख लिए हैं। ये रोल्स लॉ की जो मेन है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेन स्टेटमेंट वो नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें जो मैंने पहले से लिख ली हैं, आप पहले इसको लिख लो एक बार, ठीक है, तो फिर हम समझते हैं। देखो लिख लिया, चलो देखो यहाँ लिखा है मैंने रोल्स लॉ। आप देखो रोल्स लॉ की स्टेटमेंट अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें कुछ हमें क्या करनी है, देखनी है। आप देखो यहाँ लिखा है, आप एक पहले चीज़ समझो। देखो मैं अगर आपको यहाँ समझाने की ट्राई करूँ यहाँ, तो आप क्या बोलोगे। सपोज ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, एक लिक्विड ये ए डाल दिया है, ठीक है, और एक और लिक्विड डाल दिया है, इसमें 2 लिक्विड मिक्स कर दिए, ठीक है। आपको पता है ना लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन होता है ना, 2 लिक्विड मिक्स कर दिए, एक लिक्विड ये कौन सा है, लिक्विड बी डाल दिया, ठीक। अब आप देखो ये दोनों लिक्विड हैं, और आपको पता है लिक्विड क्या करते हैं, लिक्विड क्या करते हैं, वेपर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर लिक्विड वेपर बनाते तो आप बोलोगे ए के कुछ वेपर बन के यहाँ जाएंगे, रेड वाले वेपर बन के यहाँ जाएंगे, और बी के भी कुछ वेपर बन के कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ठीक है। ऊपर से ये बंद कर लो, इसको बंद है सपोज, ठीक है ना। ए के वेपर बन के कहाँ जाएंगे, आप ऐसे बोलो, ए के भी वेपर बनेंगे, बी के भी वेपर बनेंगे, क्योंकि दोनों के लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और दोनों के वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब होता है दोनों के वेपर बनेंगे, ठीक है, जिसके वेपर बनते हैं उसको बोलते हैं वोलाटाइल, ठीक। अब आप देखो इसमें आप एक चीज़ समझो, आप पता क्या समझो, आप देखो जो ए के वेपर है, ए के वेपर जो सिर्फ ए के वेपर है, वो इस पूरे सोल्यूशन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। सिर्फ ए के जो वेपर से वो इस पूरे सोल्यूशन, देखो ना सोल्यूशन में ए प्लस बी दोनों है ना, सिर्फ ए के वेपर जो पूरे सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, आप बोलोगे वो ए का वेपर प्रेशर है, ठीक। तो उसको बोलते हैं यहाँ देखो, उसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ ए। देखो पार्शियल क्यों बोला, देखो सोल्यूशन पूरे में टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, टोटल वेपर प्रेशर उतना होगा जितना ए के वेपर प्लस बी के वेपर एक्सर्ट कर रहे हैं, वो होगा टोटल वेपर प्रेशर। लेकिन ए के वेपर तो आधा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए ए का जो सिर्फ ए का जो वेपर प्रेशर होगा इस पूरे सोल्यूशन के ऊपर, है ना, उसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक। अब देखो बी की वजह से, सिर्फ बी की वजह से कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर इस पूरे सोल्यूशन के ऊपर एक्सर्ट हो रहा होगा। आपको पता है बी के भी क्या हो रहे हैं, वेपर बन रहे हैं, ठीक। तो बी की वजह से भी इस पूरे सोल्यूशन के ऊपर कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है ना। सिर्फ ए की वजह से जो पूरे सोल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। और सिर्फ बी की वजह से जो पूरे सोल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर है उसको क्या बोलोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब देखो पूरे सोल्यूशन के ऊपर टोटल प्रेशर कितना है, आप बोलोगे प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर, ए का भी जो वेपर प्रेशर है प्लस बी का, दोनों को मिला के जो पूरे सोल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टोटल प्रेशर, ठीक है। ये कितना होगा, टोटल होगा, ठीक है। अब आप देखो इन पॉइंट्स को अगर आप पढ़ो, यहाँ लिखा है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, मतलब ये जो लॉ होता है ना, रोल्स लॉ, ये लिक्विड इन लिक्विड के लिए यूज होता है, ठीक। लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए एज बोथ कंपोनेंट्स और वोलाटाइल, आपको पता है जब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो उसमें दोनों लिक्विड क्या होंगे, वोलाटाइल का मतलब दोनों क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वेपर बनाएंगे, ठीक है, वोलाटाइल। देखो ईच कंपोनेंट विल फॉर्म वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन, दोनों कंपोनेंट मतलब ए और बी दोनों लिक्विड जो है वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनाएंगे, कहाँ, अबव सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक। अब देखो आपको मैंने इससे पहले जो वेपर प्रेशर पढ़ाया था, मैंने बोला था ना कि जब इक्विलिब्रियम आता है तब प्रेशर को हम लेते हैं, तब जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। आप देखो व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, मतलब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना, तो उस टाइम क्या होगा, देखो कुछ ना कुछ वेपर तो बनाते जाएंगे ना, ये पहले ए भी बनाएगा बी भी बनाएगा, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस टाइम क्या होगा, ईच कंपोनेंट विल एक्सर्ट अ वेपर प्रेशर कॉल्ड इट्स पार्शियल वेपर प्रेशर। देखो जब इक्विलिब्रियम आ गया उस टाइम ईच कंपोनेंट मतलब दोनों जो कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट ए और बी दोनों, वो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा मतलब जब यहाँ से यहाँ और वहाँ से यहाँ वेपर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, आपने पहले समझ लिया है, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ए भी कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा सोल्यूशन के ऊपर और बी भी कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा सोल्यूशन के ऊपर। जो सिर्फ ए प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर, और जो सिर्फ बी करेगा एक्सर्ट उसको बोलेंगे उसका पार्शियल वेपर प्रेशर। देखो वही लिखा है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड ईच कंपोनेंट विल एक्सर्ट अ वेपर प्रेशर,
ठीक है, कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर, मतलब हर एक कंपोनेंट जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा सॉल्यूशन के ऊपर उसको क्या बोलते हैं, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, इस पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट का मतलब है, देखो मोल फ्रैक्शन होती है कंसंट्रेशन टर्म, ये कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है। अगर मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट की ज्यादा होगी, सपोज ए की मोल फ्रैक्शन इसमें ज्यादा है, मतलब इसका मतलब उसमें ए ज्यादा है, तो ए के वेपर ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो अगर ए के वेपर ज्यादा बनेंगे, क्योंकि ए है ही ज्यादा तो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, तो पार्शियल वेपर प्रेशर जो ए का होगा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। तो यही लिखा है। इसी तरह अगर बी की मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी, इसका मतलब बी जो है वहां सोल्यूशन में क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अगर बी ज्यादा है तो ज्यादा होने की वजह से वो वेपर ज्यादा बनाएगा, है ना, तो पार्शियल वेपर प्रेशर बी का क्या होगा, ज्यादा। वही लिखा है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर पार्शियल वेपर प्रेशर उसका क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक। अब देखो ये जो कुछ चीजें लिखी है ना, ये स्टडीज किसने की थी, दीज स्टडीज वर मेड बाय फ्रेंच केमिस्ट, फ्रेंच का एक केमिस्ट था FM रोल्ट, ठीक है ना, FM रोल्ट नाम का एक केमिस्ट था। एंड द रिजल्ट, जो रिजल्ट वहां से निकल के आया था उस रिजल्ट को बोला था क्या, रोल्ट्स लॉ, ठीक है, रोल्ट्स लॉ, ठीक। अब आप देखो कुछ भी नहीं है, रोल्ट्स लॉ बहुत आसान है, आपको समझ में आने वाला है। आप लिखो एक लाइन में लिखो, इट स्टेट्स दैट, रोल्ट्स लॉ क्या कहता है तो यही चीज है, लेकिन हम उसको एक लॉ में करेंगे ना। जब एग्जाम में आप लिखोगे ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लिखना है। देखो इट स्टेट्स दैट क्या होता है, चीज तो वही है। इट स्टेट्स दैट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स। वोलाटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप वेपर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उनके वेपर बन जाते हैं, ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वोलाटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है, इन द सॉल्यूशन, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, टू इट्स मोल फ्रैक्शन, बस टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये है बस, और कुछ नहीं है। देखो अभी जो हमने ऊपर लिखा है तो वही, लेकिन इसको हम एक और स्टेटमेंट में लिखेंगे ना ज़्यादा अच्छे से। देखो यहाँ मैंने आपको अभी बोला था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे। तो वही इसमें लिखा है कि इन अ सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, मतलब जो वोलाटाइल लिक्विड का एक सॉल्यूशन है जिसमें दो लिक्विड मिक्स है, पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट का मतलब आपको समझ में आ गया, ए की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, है ना। बी की वजह से जो सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो यहाँ वही लिखा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब दोनों कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, वो किसके बराबर होगा, उनकी मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, बस इतना। अब देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब कि आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, अगर किसी सॉल्यूशन में आपने ए ज़्यादा डाला है तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, अगर ए कम डाला है तो मोल फ्रैक्शन कम, बस ये किसको डिपेंड करता है, डिफाइन करता है अमाउंट को, है ना, कि कितना डाला हुआ है, बस और कुछ नहीं। अब आप देखो इसके आगे, देखो यहाँ इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेते हैं, 10 फॉर अ कंपोनेंट ए, हमारे पास सॉल्यूशन वो जो ऊपर बना हुआ है ना उसी की बात कर रहे हैं। कंपोनेंट ए है, उसके लिए आप बताओ, कंपोनेंट ए के लिए यहाँ लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, इसको लिखते हैं पी ए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखो इसको हमें एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमने किसके लिए किया है, कंपोनेंट ए के लिए, ठीक। तो ए कंपोनेंट के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यही तो लिखा है यहाँ, पार्शियल वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप देखो यहाँ पी ए, इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे ना, तो यहाँ आएगा पी नॉट ए इंटू ये काई ए क्या चीज़ है, मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब आप देखो यहाँ पी ए क्या चीज़ है,
पी ए जो है ना, ये पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ द प्योर कंपोनेंट, ठीक है। आप देखो प्योर कंपोनेंट जब होगा, मतलब जब हमने ए को अलग रखा है ना, तो वो प्योर होगा, तो प्योर का जो वेपर प्रेशर होगा वो तो कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए हमने देखो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट लगाया है। देखो ना, प्योर वेपर प्रेशर जो प्योर कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर तो अपना कांस्टेंट होगा ना, है ना। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ लगाया हमने पी नॉट ए, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बोला क्या, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर। देखो ना, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस केस में कांस्टेंट क्या लगाया हमने, प्योर वेपर प्रेशर। देखो यहाँ लिखा है पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, ये प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, मतलब जब ये ए अलग था उस टाइम जो उसका वेपर प्रेशर था वो कांस्टेंट था, वो यहाँ हमने यूज किया है इस केस में, ठीक है। ये किसके लिए था, कंपोनेंट ए के लिए। अब देखो इसको एक बार साफ करते हैं, आगे देखते हैं फिर। अब देखो आप क्या करोगे, अभी कंपोनेंट बी के लिए लिखोगे। देखो इसको साफ कर लेते हैं। देखो हमने लिखा था पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, और यहाँ से हमारा रिजल्ट आया था पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, ये आया था, ठीक है। तो ये पी नॉट ए यहाँ क्या था, प्योर वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब देखो ये किसके लिए था, कंपोनेंट ए के लिए। अब आप करोगे फॉर द कंपोनेंट, आपको पता है सोल्यूशन जो हमने बनाया उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी। फॉर द कंपोनेंट बी कंपोनेंट के लिए क्या होगा, वैसा ही होगा, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, मतलब यही तो बोल रहा था, है ना, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी होगा, जैसे पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए था। काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, पी बी इज इक्वल टू, ये काई बी है ना, तो यहाँ लगाएंगे पी नॉट बी कांस्टेंट लगाएंगे इंटू काई बी लगाएंगे, और यहाँ पी नॉट बी क्या चीज़ है, वेपर प्रेशर, है ना। पी नॉट बी क्या है, इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट का क्या है, वेपर प्रेशर है, ठीक। अब आप देखो ये जो इक्वेशन आई है ना, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, काई बी, इसको रख दो इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब आप देखो क्या होगा, आपको पता है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आपको पता है यहां लिखो अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल प्रेशर कितना होता है, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी के बराबर होता है, ठीक। तो आप देखो, आप ऐसे लिख लो, इसको छोड़ो मैं पूरा लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देखो ये डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक डेल्टन ने प्रेशर के लिए लॉ दिया था, पार्शियल प्रेशर के लिए बोला था कि टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, यहाँ लिख लो सम ऑफ, इक्वल टू सम ऑफ, ठीक है। मतलब डेल्टन के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर जो इस सोल्यूशन के ऊपर आएगा, हमें पता है पी ए प्लस बी बी के बराबर आएगा, तो डेल्टन लॉ के अकॉर्डिंग भी यही है कि टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का पार्शियल प्रेशर का अगर हम सम कर दें तो क्या आएगा, टोटल प्रेशर आएगा। तो अब आप क्या करोगे, टोटल प्रेशर लिख सकते हो, यहाँ टोटल प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं ऐसे, पी टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये कहाँ की बात हो रही है, ये यहाँ की बात हो रही है सोल्यूशन की, ठीक। आई समझ आपको। अब आप देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आया था, यहाँ से पी नॉट ए इंटू काई ए, तो यहाँ लिख दो पी नॉट ए इंटू काई ए, और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना आया था, पी नॉट बी इंटू काई बी, ये आया था, ठीक। अच्छा अब मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ, देखो अभी इस तरफ सॉल्व करते हैं। देखो आपको पता है यहाँ पी टोटल कितना आया, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, ये आया क्या, टोटल प्रेशर। आप देखो ये जो काई ए काई बी, ये क्या चीज़ है, यहाँ काई ए काई बी क्या है, आपको पता है काई ए और काई बी यहाँ क्या है,
काई ए और काई बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। और आपको पता है ये भी कि काई ए प्लस काई बी किसी सोल्यूशन में किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। पता है ना आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये हमने पहले देखा हुआ है, ठीक। तो आप देखो, अगर काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ से हम काई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। काई ए यहाँ आप लिख लो अलग से, ये थोड़ा दूर लिखना है, वी नो दैट, ठीक। यहाँ ये थोड़ा दूर करके लिखना है, वी नो दैट काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1। और काई ए इज इक्वल टू कितना होगा, काई ए यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस काई बी आएगा, ठीक, ये आएगा। अब आप देखो, काई ए की जगह यहाँ ये पुट कर दो, काई ए की जगह ये पुट कर दो। इस इक्वेशन के अंदर देखो, ये मैं लिख रहा हूँ पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए को पी नॉट ए रखो इनटू काई ए ना, ये ए है ना जो ए, ये सबस्क्रिप्ट में रखना है, ठीक है, ऐसे। ये काई ए है ना जो, इस काई ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस काई बी, तो इसको लिख दो 1 माइनस काई बी, ये लिख दो, ठीक। इस काई ए की जगह हमने क्या रख दिया, 1 माइनस काई बी रख दिया, ठीक है। ये काई ए की वैल्यू ये है ना, कहाँ से आई, हमें पता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट किसके बराबर होता है, 1 के, प्लस ये वाला पी नॉट बी को पी नॉट बी रख दो, ठीक है, इनटू काई बी को काई बी रख दो। अब आप देखो, इसको मल्टीपल कर दो, पी नॉट ए को 1 से करेंगे, पी नॉट ए आएगा, माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी, ये आएगा, ठीक है। पी नॉट ए इंटू काई बी करेंगे, प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, ये आ जाएगा, ठीक। अब आप देखो, इसको और थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो ऐसा आएगा, पी नॉट ए को पी नॉट ए यहाँ रख दो, ठीक। अब देखो, इस पी नॉट प्लस वाले को इस तरफ ले आओ, कैसे लेके आएंगे, पी नॉट बी इंटू काई बी, कुछ भी नहीं किया मैंने, इस टर्म को इधर लेके आऊँ, इस माइनस को उधर लेके जाओ, एक ही बात है, माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी, ये आ जाएगा। क्या किया मैंने यहाँ, कुछ भी नहीं, पी टोटल ही है, पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए, उसके बाद ये प्लस वाली टर्म यहाँ लेके आ गया, माइनस वाली टर्म उस तरफ लेके आ गया, ठीक है। आप इधर लिखो उधर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, पी नॉट ए को यहाँ मैं पी नॉट ए लिखता हूँ, ठीक है, प्लस इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हो, देखो पी नॉट बी माइनस ये वाला पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये लिख सकते हो, देखो ना, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए लिख सकते हो। और इसको ब्रैकेट में रख के, आपको पता है ये काई बी दोनों में कॉमन है, तो इसको काई बी यहाँ कॉमन निकाल दो, ये रख सकते हो, ठीक है। पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी आ गया, है ना। क्या किया मैंने, इस पी नॉट ए को ऐसे ही रखा, प्लस कर दिया इन दोनों में से आपको पता है काई बी कॉमन है, काई बी को कॉमन ले लिया। अब देखो, कभी कभी ऐसा भी करते हैं ना, इस काई बी को यहाँ पहले लिख देते हैं, काई बी कॉमन ले दिया यहाँ, है ना, उसके बाद पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए ऐसे भी कर सकते हो। और आप काई, इसको बाद में भी तो लिख सकते हो, एक ही बात है, इधर ब्रैकेट के इधर लिखो तब भी मल्टीपल है, इधर लिखो तब भी मल्टीपल है, तो यहाँ काई बी लिख दिया, ठीक। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया पी टोटल प्रेशर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये देखो हमारा डेल्टन जो था ना, क्या बोलते हैं इसको, रोल्स लॉ, ये आप इतना कर सकते हो, मतलब रोल्स लॉ यही बोलता है कि किसी और कुछ नहीं बोलता है, किसी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, वही रोल्स लॉ वही बोलता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करके, ये यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है ना, यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है। अब आप देखो, इक्वेशन फर्स्ट है, इसको आगे भी थोड़ा कर सकते हैं हम, तो जो एग्जाम में आता है ना, वहाँ आपको 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, इसको आगे करके लास्ट पे ग्राफ भी बनता है इसका, ठीक है। तो आप देखते रहो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, 3 इक्वेशंस बनी है ना यहाँ। तो आप लिखो, यहाँ लिख सकते हो, इफ वी कंबाइन इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अगर हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कंबाइन करें, वी कैन ड्रा अ ग्राफ, हम यहाँ से ग्राफ ड्रा करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रा अ ग्राफ, आगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे उसमें वो ग्राफ काम आएगा, ठीक है। वही रोल्स लॉ का ग्राफ होता है, ठीक। आपको ऐसा नहीं करना कि सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए लिख के लेके आना, आपको पूरा करना है। जैसे अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करके टोटल प्रेशर यहाँ लिखना है। ये 3 इक्वेशंस बनेगी किसकी, ये रोल्स लॉ की 3 इक्वेशंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके ग्राफ ड्रा करना है। वो ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप देखो, हम क्या करें, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। आप देखो, यहाँ लिखो, देखो ब्लैक से लिखते हैं यहाँ। आप मुझे बताओ, आपको पता है ना,
एक इक्वेशन होती है हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना, एक होती है हमारी y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, है ना। आपको पता है ये इक्वेशन होती है और ये भी इक्वेशन होती है, ये दोनों कैसी इक्वेशन से ग्राफ ड्रा करने वाली इक्वेशन होती है ना। आपको पता है अगर ऐसी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स तो इसका ग्राफ आता है कैसा, ऐसा, ठीक। अगर ऐसी इक्वेशन होती है तो ये c इंटरसेप्ट होता है तो इसका ग्राफ कैसा आता है, यहाँ से ऊपर ऐसा, ठीक है ना। तो आ रही है ना समझ आपको, ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसा आता है और इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा। तो आप देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखो, इसको मैं ये मान सकता हूँ, देखो y, इसको y मान लो, इज इक्वल टू इसको m मान लो, इसको x मान लो, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स वाली इक्वेशन है। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन कैसी है, y इज इक्वल टू एम एक्स वाली, मतलब इसका ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ठीक। सेकंड इक्वेशन अगर आप देखोगे तो ये भी तो वही है, y इज इक्वल टू m इसको मान लो, m इसको मान लो, x इसको मान लो, ये y है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये भी तो वैसी इक्वेशन है, ठीक है, ये भी तो वैसी इक्वेशन है। और बाकी हम देखते हैं, चलो आप पहले लिखोगे इफ वी कंबाइन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कैन ड्रा ए ग्राफ, तो आप बोलोगे इक्वेशन, यहाँ लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी कंपेयर्ड विद, किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को y इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इक्वेशन थर्ड कैन बी कंपेयर्ड विद थर्ड को किसे कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो ये थर्ड इक्वेशन है ना, आप p टोटल को मान लो y, इसको मान लो y इज इक्वल टू, इसको मान लो c, ये इंटरसेप्ट है, इस पूरे को मान लो m और ये मान लो x, तो हो गया ना y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो आपको पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का ग्राफ कैसा आता है, ऐसे, तो ये चीज़ यहाँ क्या होती है, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ ये वाली चीज़ क्या, इंटरसेप्ट, तो आप बोलोगे फर्स्ट टू इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर सकते हैं, और ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो इसको साफ करना पड़ेगा, फिर आगे देखें, साफ करते हैं फिर देखते हैं आगे। हमारे पास कौन सी तीन इक्वेशंस आई थी, एक आई थी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, ये थी हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो थर्ड इक्वेशन थी हमारी पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी, ये था, ऐसा ही था, है ना, ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो अभी हमने देखा कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स से, इसको भी किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स से, और इसको किससे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से, ठीक। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, ऐसी इक्वेशन का ग्राफ, ऐसी, देखो ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको टेंशन नहीं लेनी। ऐसी इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इसका भी कैसा होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक, आधे से, और ये चीज़ इसको बोलते हैं सी, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ, अभी हम ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। आप ग्राफ जब बनाओगे ना, आपको पता है क्या करना है, पहले ऐसा एक ग्राफ बना दो बड़ा सा, ऐसे करो, यहाँ से ऐसे करो, ठीक है, और यहाँ से लाइन मार दो ऐसे, ये वाला बनाओ, ठीक। अब आप देखो यहाँ आपको क्या लिखना है, पहले देखो इस जगह हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इस तरफ मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, और इस तरफ ले रहे हैं हम वेपर प्रेशर, ठीक है, इस तरफ वेपर प्रेशर, इधर भी वेपर प्रेशर ही है, ठीक है, इस तरफ वेपर प्रेशर है, इधर वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन है। अब आप देखो क्या करोगे, यहाँ कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। यहाँ आपको एक चीज़ एज्यूम करनी है, क्या एज्यूम करना है, वी हैव टू एज्यूम दैट, यहाँ एज्यूम करना है, वी हैव टू एज्यूम दैट, हमें क्या एज्यूम करना है कि पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, ठीक है। मतलब जो पी नॉट बी है, पी नॉट बी है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, वो किससे ग्रेटर है, पी नॉट ए के प्योर वेपर प्रेशर से, है ना। बी का प्योर वेपर प्रेशर है जो, मतलब बी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, वो किससे बड़ा है, पी ए कंपोनेंट से, ठीक, ये एज्यूम करना है। उसके बाद हमें एक और पता है, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन, ठीक है, रेंजेस
मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आती है ना, रेंजेस फ्रॉम, वो कहाँ से कहाँ आती है? देखो पूरे की तो 1 आती है, तो टोटल कितनी होगी? 0 से 1 के बीच में लाई करती है। रेंज क्या होती है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू की? रेंज क्या होती है? 0 से 1। तो आप क्या करोगे इस ग्राफ में, देखो यहाँ मोल फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू की रेंज कितनी होती है? 0 और 1, 0 और 1, 0 से 1 तक। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 0 और 1 को लेके समझ सकते हैं। यहाँ आप लिखो काई ए इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ लिख दो काई ए इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यहाँ उसी के नीचे लिख लो इस जगह एक बार काई बी इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ काई बी इज इक्वल टू 1 है। देखो ये हमने क्या कर रहे हैं, ये हम 3 ग्राफ को मिक्स कर रहे हैं, है ना। इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन, तीनों ग्राफ को क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। तो देखो इसमें ए है ना, काई ए या काई बी भी है, तो इसलिए हमने यहाँ काई और काई बी लिख दिया। एक बार काई ए की वैल्यू यहाँ 1 है, इस जगह 1 है और इस जगह 0 है, ठीक है। इस पॉइंट पे 1 है और इस पॉइंट पे 0, ठीक। और दूसरी बार काई बी की वैल्यू यहाँ क्या है? इधर 1 है और उधर 0 है, ठीक है। ये आपको इधर 0 है, इधर 1 है, ये आपको याद रखना है, अभी आपको समझ आएगा। देखो आप देखो पहले इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ लिख देते हैं एक बार, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, ये इक्वेशन है ना, ठीक। पी नॉट ए इंटू काई ए। आप देखो पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ? आप देखो अगर मैं लिखूं इफ वी पुट, देखो इक्वेशन फर्स्ट में काई ए यूज हो रहा है ना, काई ए यूज हो रहा है। तो अगर मैं पहले देखो काई ए की वैल्यू कितनी है? काई ए की वैल्यू एक तो 1 है, एक तो 0 है, 2 रखी है। तो आप क्या करो इक्वेशन फर्स्ट में, आपको पता है जैसे 9th क्लास में आपने ग्राफ बनाए थे ना, ग्राफ बनाए थे, कभी 1 पुट करके कभी 2 पुट करके फिर उनको ज्वाइन किया था, वैसा ही होगा। अगर हम क्या करें, पहले काई ए को 0 पुट कर दें, काई ए इज इक्वल टू 0, है ना। तो काई ए इज इक्वल टू, इसको मैं 0 पुट कर दूं अगर, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 को इससे मल्टीपल करोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। आई ना समझ आपको? अगर काई ए इज इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूं, ये वाला 0 डाल दूं, तो 0 मल्टीपल बाई ये पी नॉट ए इज इक्वल टू ये पूरा 0 आ जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो पहला क्या आएगा? पी ए इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो दूसरा है, अगर मैं क्या करूं, इफ वी पुट काई ए इज इक्वल टू 1, अगर मैं काई ए की वैल्यू को 1 पुट कर दूं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के रिलेटेड ग्राफ है ना, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के रिलेटेड ग्राफ है। तो मोल फ्रैक्शन ये नीचे है, इसी को करना है, ऊपर वेपर प्रेशर है ये वाला, ठीक। इफ वी पुट काई ए इज इक्वल टू 1, काई ए इज इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूंगा, अगर 0 पुट किया तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं इसको 1 पुट करूंगा तो आपको पता है यहाँ अगर मैं 1 रखूँ, पी नॉट ए इंटू 1 करूँ, तो 1 इंटू पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या आएगा? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट आ जाएगा। देखो ना, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो पी नॉट ए आ जाएगा। तो आप बोलोगे पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी नॉट ए आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये दोनों चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, इसको साफ कर सकते हो आप। आपको बस इतना समझना है, एक बार काई ए को 0 पुट करोगे पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, है ना, है ना। तो वेपर प्रेशर कहाँ आएगा? 0 पे, ठीक। और एक बार काई ए को 1 पुट करोगे तो पूरी की ये जो टर्म है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए हो जाएगा। अब आप देखो उसमें ग्राफ में देखो हम क्या करते हैं, इसको ग्रीन पेन से दिखाते हैं। पहले काई ए इज इक्वल टू 0 पुट किया तो वेपर प्रेशर भी कितना आ गया? 0 आ गया। काई ए इज इक्वल टू 0 किस जगह है? ये काई ए इज इक्वल टू 0 इस जगह है। अगर देखो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेपर प्रेशर को। ये लाइन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो काई ए इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वेपर प्रेशर 0 कहाँ होगा? इस जगह, इस जगह। तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा पहला पॉइंट। जब काई ए इज इक्वल टू 0 पुट किया, वेपर प्रेशर कहाँ आ गया? 0 आ गया, वो उसी पॉइंट पे। दूसरा है, जब काई ए इज इक्वल टू 1 पुट किया तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए आ गया। देखो जब काई ए इज इक्वल टू 1 पुट किया तो वेपर प्रेशर क्या आ गया? कुछ ना कुछ आ गया, और वो कितना आया? पी नॉट ए आया। सपोज उस पॉइंट को हम कहाँ लेते हैं? यहाँ ले रहे हैं। ये कितना है? पी नॉट ए आ गया। क्या? वेपर प्रेशर। कब? जब काई ए इज इक्वल टू 1 था। देखो ना, जब 1 था तो उस टाइम इधर चलेगा ना, पी नॉट ए इधर आएगा ना। जब 0 था तो इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 वाली साइड इस तरफ है, 1 वाली साइड इस तरफ है, ठीक। जब काई ए इज इक्वल टू 1 किया तो लाइन ये आएगी, वेपर प्रेशर की लाइन ये वाली आएगी। तो आप देखो यहाँ 2 पॉइंट आ गई, दोनों पॉइंट को मिला दो, ये मिला दिया, ठीक। अब आप देखो ये किस इक्वेशन का ग्राफ है? पी ए इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो, इस इक्वेशन का ग्राफ है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए का ये ग्राफ है। ऐसा ही होता है ना। देखो ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है ये, ठीक। तो ऐसा ही ग्राफ होता है इस इक्वेशन का। अब देखो, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा बस देखना है आपको। देखो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, ये वाली है। इसमें भी वैसा ही होगा एग्जैक्ट।
अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन में क्या करूँगा, जब मैं काई ए को 0 पुट करूँगा, है ना, काई ए नहीं, यहाँ काई बी है, तो जब काई बी को मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी बी क्या हो जाएगा 0, है ना। और जब मैं काई बी को यहाँ 1 पुट करूँगा, इस जगह में 1 पुट करूँगा 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी हो जाएगा, तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। और अब आप देखो यहाँ उस ग्राफ में देखते हैं, काई बी इज इक्वल टू 0 पुट करो, पी बी 0 आएगा, प्रेशर 0 आएगा। काई बी कितना है 0, यहाँ है, काई बी 0 इधर है। तो आप देखो इसको ग्रीन इसे करते हैं, ब्लू से करते हैं ना, काई बी इज इक्वल टू 0 इधर है, तो जब आपने ये पुट किया तो वेपर प्रेशर कितना आएगा 0, तो 0 का मतलब ये पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक, आई समझ। अब देखो दूसरा, जब आपने काई बी को 1 पुट किया तो वेपर प्रेशर कितना आएगा, पी नॉट बी आएगा, ठीक। तो काई बी इज इक्वल टू 1 किधर है, इधर, तो इधर अगर जब पुट करोगे तो वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ आएगा, वो कितना होगा, पी नॉट बी। और ऊपर हमने एज्यूम क्या किया था, पी नॉट बी जो है वो पी नॉट ए से बड़ा होगा, तो अगर वो बड़ा होगा तो काई बी इज इक्वल टू 1 की जब पुट करेंगे ना तो वेपर प्रेशर इससे कुछ बड़ा आएगा, ठीक। अगर ये पॉइंट इधर आया था तो इसका कितना आएगा, यहाँ आएगा, ठीक। और ये पॉइंट कितना होगा, पी नॉट बी। देखो ना, ये वेपर प्रेशर को शो कर रही है, ये कम में और ये ज़्यादा है, तो ये बड़ा है ना, अभी तो हमने यही किया था एज्यूम, पी नॉट बी मोर होगा। अब आप देखो इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को ये ज्वाइन कर दिया, है ना। ये इक्वेशन किसका ग्राफ हो गया, दूसरी इक्वेशन का। तो आप बोलोगे ये जो लाइन है ये पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, इस लाइन का ग्राफ है, इस इक्वेशन का ग्राफ है ये। आप देखो मैंने अभी बोला था ना दोनों ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, ये भी ओरिजिन से, ये भी ओरिजिन से, देखो ये भी ओरिजिन से, ये भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू काई क्या बी, ये। तो आप देखो इसमें सिर्फ काई बी है, तो काई बी है, अगर सिर्फ काई बी है तो आप क्या करो, अगर काई बी को मैं 0 पुट कर दूं, ठीक। अगर मैं काई बी को 0 पुट करूंगा तो आप देखो काई बी को 0 पुट करेंगे तो ये यहाँ 0 होगा, 0 को इससे मल्टीपल करोगे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी 0 होगी, तो पी टोटल किसके बराबर आएगा, पी टोटल इज इक्वल टू, देखो ना ये पूरा 0 हो गया, तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए, ठीक। और दूसरी बार काई बी को 1 पुट करो, क्योंकि इनकी वैल्यू ही 2 ली है ना, 0 और 1 ली है, तो काई बी को 1 पुट करो, काई बी इज इक्वल टू अगर हम 1 पुट करेंगे, देखो ये काई बी है, इसको हमने अगर 1 पुट कर दिया, ठीक है, 1 को अंदर मल्टीपल करोगे तो ये ऐसा ही आएगा, 1 को इससे मल्टीपल करोगे ये वैसा ही ऐसा ही आएगा, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी जब 1 को मल्टीपल करोगे। अब देखो पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, तो पी टोटल कितना आएगा, इज इक्वल टू पी टोटल इज इक्वल टू कितना आएगा, पी नॉट बी। जब 1 पुट करोगे ना, आप पुट करके देख सकते हो, 1 पुट करोगे तो पी नॉट बी आएगा, तो इस टाइम क्या आएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी आएगा। अब आप देखो काई बी इज इक्वल टू 0 किस जगह है, काई बी इज इक्वल टू 0 इधर है, ठीक है, काई बी इज इक्वल टू 0 इधर है। जब काई बी इज इक्वल टू 0 पुट किया तो पॉइंट क्या आया था, पी नॉट ए, मतलब पॉइंट क्या आएगा, यही पी नॉट ए ही आएगा, ठीक। और जब काई बी इज इक्वल टू 1 था तो उस टाइम टोटल प्रेशर का पॉइंट कितना आया था, पी नॉट बी। काई बी इज इक्वल टू 1 किधर है, इधर, यही था ना, जब काई बी इज इक्वल टू 1 था, काई बी इज इक्वल टू 1 इधर है, तो इस टाइम पॉइंट कौन सा आएगा, पी नॉट बी, तो पी नॉट बी पॉइंट यही है। तो अब देखो इस ग्राफ में सिर्फ यही 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट को, देखो गलत हो गया, ये सीधा करके मिलाना है, ठीक। आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेना ना तो फिर सही बनेगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब बताओ वो जो रेड वाला ग्राफ है, ये वो वाला किस इक्वेशन का ग्राफ है, टोटल प्रेशर वाली इक्वेशन का। और टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये ग्राफ है। देखो इस पी टोटल की जगह ये भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ये वाली थर्ड वाली इक्वेशन, ये कहाँ से आई थी, ये तो पी ए प्लस पी बी करके आई थी ना, तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अब देखो ये जो ग्राफ है यही है वो ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, इसी को बोलते हैं रोल्स लॉ का ग्राफ, ठीक। रोल्स लॉ की जो 3 ये इक्वेशंस आई थी ना, उनको इस ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाना है आपको वो समझ आना चाहिए। आपको अगर किसी को समझाना पड़े कि ये लाइन इधर कैसे आई, ये उधर कैसे है, तो आप ऐसे करके समझा सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे अगर कोई सब्सटेंस अगर रोल्ट लॉ के ऊपर चलता है, देखो जो लॉ होता है ना वो क्या होता है, कानून, अगर कोई सब्सटेंस रोल्ट लॉ को फॉलो करता है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक। आई समझ आपको, ये आएगा इसका ग्राफ। तो यहां तक हमारा क्या है, रोल्स लॉ। अभी 1-2 और चीजें वो हम देख लेते हैं। देखो
अगर आपको रोल्स लॉ समझ में आया तो आप क्या करो, खुश हो जाओ। और अभी देखो, पता है क्या, ये रोल्स लॉ ये वाला कब हमने अप्लाई किया था, जब दोनों कंपोनेंट क्या थे, लिक्विड थे और दोनों क्या थे, वोलाटाइल थे। ठीक है, उस टाइम ऐसा ग्राफ आता है जैसा हमने अभी बनाया था, वैसा ग्राफ कब आता है, जब दोनों कंपोनेंट क्या हो, लिक्विड हो, दोनों क्या करें, वोलाटाइल हो, दोनों वेपर बनाएंगे, तो उस टाइम ये वाला ग्राफ आएगा। अब देखो यहाँ पे एक लाइन में 2 लाइनें ऐड कर लो। देखो यहाँ लिख दो आप, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉलिड्स इन लिक्विड्स, मतलब जब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे सॉलिड इन लिक्विड का। अब देखो यहाँ कौन सा सॉल्यूशन था, लिक्विड इन लिक्विड का, तो वहाँ वो सारा लॉ अप्लाई हो रहा था। अगर हम ले रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, इफ द सॉल्यूट, यहाँ देखो, इफ द सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, ठीक है, इफ द सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, only solvent molecule contribute to vapor pressure, only solvent molecules contribute to vapor pressure, ठीक है, only solvent molecule contribute to vapor pressure। अब आगे आप एक लाइन में ऐड करो, if PB is the vapor pressure, PB is the vapor pressure, if PB is the vapor pressure of the solvent, ठीक है, and chi B is its mole fraction, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक के ऊपर दिया हुआ है, थोड़ा सा ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आप देखो कभी कभी जो हमारी टेक्स्ट बुक है ना, उसके ऊपर जैसे हमने PA PB करके किया ना, उसमें कंपोनेंट का नाम 1 2 लिखा है, तो 1 2 करके भी लिख सकते हो आप, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे तब भी सही है। अगर आप सॉल्वेंट को 1 बोल दो, सॉल्यूट को 2 बोल दो, तो P1 P2 करके भी लिख सकते हो, ठीक, वो डिनोट जिस मर्जी से करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखो यहाँ, ये क्या बोल रहा है, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे ना, ये बोल रहे हैं, या इसी में ही समझ लेते हैं, ठीक है, इसी में समझ लेते हैं। देखो आप देखो, ये बोल रहा है कि अगर ये क्या था, ये था सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, तो अगर मैं क्या करूं, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कर दूं, मतलब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दूं, और अगर जो सॉलिड है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल है। अब नॉन वोलाटाइल, पहले क्या था, पहले वोलाटाइल था, अब क्या है, नॉन वोलाटाइल। अब आप देखो, अब क्या है, बी नॉन वोलाटाइल है, ठीक, अगर बी नॉन वोलाटाइल होगा, नॉन वोलाटाइल ऐसा होता है जो वेपर ना बनाए, ठीक है। आप देखो अगर बी वोलाटाइल, ये ए, तो ए क्या है, ए लिक्विड है, ये क्या है, वोलाटाइल है ना, और ए क्या है, सॉल्वेंट है, ए सॉल्वेंट है और ए वोलाटाइल है, और बी नॉन वोलाटाइल है। आप देखो नॉन वोलाटाइल ऐसा होता है जो वेपर ना बनाए। आप देखो अगर बी वाला वेपर बनाएगा ही नहीं, ये जो बी वाला है, बी वाला कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में वेपर बनाएगा ही नहीं, तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, देखो ना, बी वेपर बना ही नहीं रहा है, तो टोटल वेपर प्रेशर तो ए के वेपर प्रेशर के बराबर होगा ना। देखो ना, ए क्या चीज़ है, ए लिक्विड है और वोलाटाइल है, ए क्या करेगा, यहाँ से वेपर बनाएगा। पहले केस में बी भी वेपर बना रहा था, तभी हमने देखा था पी टोटल करके, टोटल वेपर प्रेशर पी ए प्लस पी बी। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि ये जो हमारा अभी सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, एक सॉलिड है, एक जो है सॉलिड इन लिक्विड है, मतलब सॉल्यूट सॉलिड है, वो वेपर बना ही नहीं रहा, वो नॉन वोलाटाइल है। तो अब वेपर कौन बना रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट बना रहा है। तो इस टाइम टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, है ना, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट वेपर बना रहा है ना, तो सिर्फ सॉल्वेंट के जो वेपर होंगे वही तो टोटल प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इस बीकर के ऊपर। तो यहाँ देखो वही लिखा है, इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, मतलब सॉलिड्स इन लिक्विड का जब सॉल्यूशन होगा, अगर सॉल्यूट जो है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल है, तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वजह से वेपर प्रेशर बनेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट तो है ही नहीं, वो तो वेपर बना ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो अगर सॉल्यूट वेपर नहीं बना रहा तो पी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये तो पी ए तो होगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल 0 है। अब देखो यहाँ मैंने लिखा है, इफ पी बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, अगर पी बी जो है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और एक्स बी उसकी मोल फ्रैक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, आपको पता है रोल्स लॉ क्या होता है, रोल्स लॉ यही होता है कि पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। अब देखो ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड है, इसमें
पी ए तो कोई वेपर प्रेशर बना ही नहीं रहा है, और जो वेपर, देखो ना, जो वेपर प्रेशर नहीं बना रहा तो उसके ऊपर तो रोल्स लॉ अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रोल्स लॉ उसी के ऊपर अप्लाई होगा जो वोलेटाइल होगा, ठीक। तो आप देखो पी ए तो यहाँ बना नहीं रहा है, वो नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर जो रोल्स लॉ किसके ऊपर अप्लाई होगा, सिर्फ पी बी के ऊपर। तो पी बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स बी के, काई बी के। तो ऐसे भी लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ऐसी एक ही इक्वेशन आएगी, क्यों, क्योंकि पी ए तो यहाँ है ही नहीं, पी ए इज इक्वल टू 0 है, वो तो वेपर बना ही नहीं रहा, इस पर रोल अप्लाई होगा ही नहीं। तो टोटल प्रेशर भी किसके बराबर आएगा, इसी के बराबर ही आएगा, है ना। तो अगर एक ही इक्वेशन आई तो एक इक्वेशन का इसका कैसा ग्राफ आएगा आपको पता है, इसी ग्राफ में देख लेते हैं। देखो यहाँ सिर्फ काई बी है, तो यहाँ आप लिख लो काई बी, यहाँ 1 है और यहाँ काई बी कितना है, 0, क्योंकि आपको पता है जो काई है वो मोल फ्रैक्शन है, वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। वही सेम चीज़ अगर काई बी को 0 पुट करोगे तो पी बी इज इक्वल टू ये पूरा 0 आ जाएगा। तो काई बी इज इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक। अगर काई बी इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो इसको 1 मान लोगे तो ये पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी आएगा, तो इसको 1 मानोगे तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये ग्राफ आ जाएगा किसका, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, ये आ जाएगा। सिर्फ एक ही लाइन आती है ऐसे ग्राफ की, अगर एक जो है हमारा कंपोनेंट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर नहीं बना रहा, तो वो पी बी वाला पार्ट तो गया, खत्म हो गया। तो उस टाइम टोटल प्रेशर भी तो यही है, टोटल प्रेशर भी पी बी है, और ओवरऑल जो भी वेपर प्रेशर सोल्यूशन के ऊपर आ रहा है पी बी की वजह से आ रहा है। तो इस केस में एक ही इक्वेशन बनेगी, तो एक ही ग्राफ बनेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ऐड नहीं करना है, ये बस आपको थोड़ा सा समझना है, टेक्स्ट बुक पे लिखा होगा इसलिए, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ना, यहाँ आप पी टोटल भी लिख सकते हो, पी बी की जगह पी टोटल भी लिख सकते हो, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर जो वो भी तो इसके बराबर ही होगा, क्योंकि यही एक है जो क्या बना रहा है, वेपर प्रेशर बना रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ एक और होता है, बुक पे दिया हुआ है, रोल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ये एक छोटा सा टॉपिक है कि रोल्स लॉ जो होता है वो एक हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है। कैसे, आपको पता है जब हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था ना, तो आपने लिखा था, आप लिखो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू काई, ये था। और अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू के एच, यहाँ पी नॉट इंटू काई, ये है क्या, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग यही है ना। देखो हेनरी लॉ यही था, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू काई था। और रोल्स लॉ भी हमने क्या पढ़ा, अगर ए बी को काट दे यहाँ से तो प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट इंटू काई, यही है ना। अब आप देखो ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं। आप देखो हेनरी लॉ में भी ये प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है, रोल्स लॉ में भी क्या है, ये प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है। आप देखो दोनों में डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ कांस्टेंट में डिफरेंस है। ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो आप बोलोगे, देखो यहाँ मैं एक पॉइंट लिखा देता हूँ, इस केस में ये जो है ना, यहाँ आप लिखोगे ओनली, इन दोनों लॉज में, हेनरी लॉ और रोल्स लॉ में क्या होता है, ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से जो के पी नॉट इज डिफरेंट फ्रॉम के एच, ठीक। मतलब सिर्फ इन दोनों को अगर आप देखो, सिर्फ पी नॉट जो है वो के एच से डिफरेंट है रोल्स लॉ में, ठीक है। इसलिए आप बोल सकते हो ये भी एक किस्म का हेनरी लॉ ही है, लेकिन हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। क्यों, क्योंकि ये तो हेनरी लॉ जैसा ही है, ठीक। तो आप बोलोगे के एच, हेंस रोल्स लॉ इज अ स्पेशल केस। अब यहाँ लिख लो, हेंस रोल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। मतलब हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है रोल्स लॉ। क्यों, क्योंकि हेनरीज लॉ ने भी वही डिफाइन किया था, वही दिया था, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू काई। इसने भी वही बोला था, प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट इनटू काई। तो यहाँ तक हमारा जो है रोल्स लॉ वाला पूरा टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे पहले हमने वेपर प्रेशर देखा था, वो भी आपको समझ में आया होगा। अभी देखो, आप एक बार रिपीट करके देख लो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो मैं कमेंट्स में आपका रिप्लाई भी दे सकता हूँ, दोबारा भी वीडियो डाल के अपलोड कर सकता हूँ। आप देखो, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं, इस रोल्स लॉ के बेस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बस फिर वीडियो खत्म। चलो
ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन है, ठीक। बोर हो गए आप, थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है, चाय वगैरह पियो। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। देखो ये आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, इसके आगे हम पढ़ेंगे, है ना। तो इसके आगे हमारा जो टॉपिक होगा आइडियल सोल्यूशन होगा। आइडियल सोल्यूशन अभी मैं आपको बताऊँ, आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो आप देखो हेप्टेन एंड ऑक्टेन जो है ये क्या कर रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। आगे लिखा हुआ है एट 373 केल्विन, 373 केल्विन पे इनके वेपर प्रेशर जो है वो दिए हुए हैं 105.2 किलो पास्कल और 46.8 किलो पास्कल दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। आप देखो यहाँ पूछा हुआ है कि जब हम 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन और 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन को मिक्स करेंगे तो जो टोटल मिक्स करके सोल्यूशन बनेगा उसका जो टोटल प्रेशर आएगा वो कितना होगा, यही पूछा है ना। दोनों को मिक्स करके जो आएगा टोटल प्रेशर ही आएगा ना, वही यहाँ पूछा हुआ है। आप देखो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, गिवन, ठीक है। आप मान लो इस हेप्टेन को मान लो A, इसको मान लो B, ठीक है। तो आपको पता है इस हेप्टेन को A मान लो, इसको B मान लो, तो यहाँ दिया हुआ है एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर दिया है, इसका मतलब प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो आपको पता है प्योर वेपर प्रेशर को कैसे लिखते हैं, P0 A का प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है 105.2 किलो पास्कल, ठीक। और P0 B भी हमें दिया हुआ है कितना, 46.8 किलो पास्कल, ये दिया हुआ है, ठीक है। आई समझ। प्योर वेपर प्रेशर किसके दिए हुए हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्योर वेपर प्रेशर हेप्टेन और ऑक्टेन के हमें दिए हुए हैं। हेप्टेन को हमने A मान लिया, ऑक्टेन को हमने B मान लिया, ठीक है। अब आप देखो आपको करना क्या है, आपको निकालना है कि जब इन दोनों को मिक्स करो तो प्रेशर कितना एग्जर्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या करोगे, क्या निकालना है आपको, P टोटल। P टोटल किसके बराबर होता है, PA प्लस PB के बराबर, ठीक है। अब आप देखो टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपके पास PA होना चाहिए और PB होना चाहिए, और आपको पता है PA किसके बराबर होता है, PA इज इक्वल टू होता है P0 A इंटू काई A, और PB किसके बराबर होता है, P0 B इंटू काई B, ठीक है। आप देखो यहाँ जो ये अगर हम यहाँ से PA और PB की वैल्यू निकालें तो यहाँ रखें तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। टोटल प्रेशर आ जाएगा, जब ये और इनको मिक्स करेंगे तो टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। अब आप देखो हमारे पास P0 A है, P0 B है, वो हम यहाँ रखेंगे, लेकिन हमारे पास काई A और काई B नहीं है, ठीक। काई A और काई B क्या चीज़ है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है किसकी, मोल फ्रैक्शन है, क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन है हेप्टेन और ऑक्टेन की। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले काई A निकालना पड़ेगा और काई B निकालना पड़ेगा। आप देखो काई और काई B कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है हेप्टेन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। हेप्टेन का फार्मूला क्या होता है, बोलो। हेप्टेन होता है जिसमें 7 कार्बन होते हैं, ठीक। तो C7H16 इसका फार्मूला होता है, इस हेप्टेन का फार्मूला होता है C7H16, ठीक। और इस ऑक्टेन का फार्मूला, ऑक्टेन आपको पता है 8 कार्बन वाला होता है, तो 8 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, C8H18, C8H18 ये होता है ऑक्टेन, ठीक है। तो आप देखो इनकी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हमें इनके मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन जो होती है ना, मोल फ्रैक्शन होती है जैसे हमें A की निकालनी है, A इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ऐसे हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन A की। और B की कैसे निकालेंगे, आपको पता है अगर A की आ गई हमारे पास तो काई A प्लस काई B इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो काई B इज इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस काई A। सिर्फ A की मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे और उसको 1 से माइनस करेंगे तो काई B की मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन को यहाँ रखेंगे तो प्रेशर निकल जाएगा, इसको यहाँ रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आप देखो काई A की मोल फ्रैक्शन निकालते हैं पहले। काई A की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पता है हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A किसको माना है, हेप्टेन को, तो हेप्टेन की मोल्स चाहिए हमें। तो आपको पता है हेप्टेन की मोल्स कैसे निकालते हैं, आपको पता है मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, ये होता है मास अपॉन मोलर मास होता है। तो आप देखो हम किसकी मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, A वाले की। तो आप देखोगे क्या होगा, पहले हम A के मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। A के मोल्स निकालेंगे, आपको पता है क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो पहले आप क्या करो, हेप्टेन का मास कितना दिया हुआ है, हेप्टेन कितना मिक्स है 26 ग्राम, तो आप लिखोगे इसका मास है 26 ग्राम, है ना, डिवाइडेड बाई हेप्टेन का मोलर मास कितना आता है। मोलर मास कैसे निकालते हैं आपको पता है, यहाँ ये क्या है C7H16 इसका फार्मूला होता है ना,
C7H16 फार्मूला होता है। तो 7 कार्बन है मल्टीपल बाई 1 कार्बन का मास होता है 12। आपको समझ आ रहा है? ठीक, देखो प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 का 6, तो 12 इंटू 7 करेंगे तो 84 आएगा प्लस 6 आएगा। ठीक है, तो 6 4 10 0 तो 9 इसका मास आएगा मेरे ख्याल से। मोलर मास आएगा इसका, मोलर मास आएगा कितना? नहीं ये गलत कर दिया हमने। ये H6 नहीं है, ये H16 है ना, ये H16 है तो यहाँ 16 आएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इसका 16 आएगा। तो यहाँ से इसका मोलर मास निकल के आता है 84 प्लस 16 करके आता है 6 4 10 1 100, मेरे ख्याल से 100 आएगा। ठीक है, तो 100 ग्राम आएगा किसका? ग्राम पर मोल। ये आएगा किसका मोलर मास? इसका C7H16 का। C7H16 क्या है? हेप्टेन। तो हेप्टेन के मोल्स कैसे निकलेंगे? इसका मास 26 है डिवाइडेड बाई 100 ग्राम पर मोल। यहाँ से क्या आ जाएगा? मोल्स किसके? ए के। तो ए के मोल यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास मोल आ जाते हैं 0.26 मोल। यहाँ से आते हैं 0.26 मोल्स। किसके आ जाते हैं? इसके, ए के मोल यहाँ से आ गए। अब आप देखो इस फार्मूले में काई ए निकालने के लिए ए के मोल्स चाहिए और बी के मोल्स भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बी के मोल्स निकालेंगे। एन बी क्या चीज़ है? ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का फार्मूला होता है C8H18। तो C8H18 का पहले आप मोलर मास निकालो। 8 इंटू 12 करेंगे प्लस 18, ये आएगा 12 8 96 प्लस 18। तो 8 यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका मोलर मास आएगा हमारे पास 114 ग्राम। इसका आएगा यहाँ से 114 ग्राम पर मोल, ये आएगा। तो आप देखो इसके मोल्स कैसे निकालेंगे? बी के मोल्स निकालने के लिए बी कितना हमारे पास है? 35 ग्राम। 35 ग्राम है ना, तो 35 ग्राम लेंगे डिवाइडेड बाई 114 ग्राम पर मोल लेंगे। ठीक, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो यहाँ से आएंगे हमारे मोल्स। और एन बी हमारे पास इसके जो मोल्स आते हैं ना वो आते हैं 0.31। यहाँ से आते हैं 0.31 मोल्स। किसके आते हैं? एन बी के। अब आप देखो ये काई ए हम निकाल सकते हैं अब आराम से। काई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अभी हमने निकाले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 0.26 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने? 0.26 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी वो हमने निकाले 0.31। तो यहाँ से काई ए की जो वैल्यू आती है ना, काई ए की वैल्यू आती है 0.456। यहाँ से आता है 0.456। ये क्या आ गया? काई ए इज इक्वल टू आ गया 0.456। और काई बी कितना होगा? काई बी के लिए 1 माइनस 0.456 करेंगे, यही होता है ना। काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, है ना। तो यहाँ से हमारी काई बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 0.544। यहाँ से आएगा 0.544। अब आप देखो हमारे पास काई ए भी आ गया, काई बी भी आ गया, दोनों आ गए। अब हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन में रख सकते हैं पी ए निकालने के लिए। पी ए इज इक्वल टू कितना पास्कल दिया हुआ है? 105.2, है ना, मल्टीपल बाई काई ए कितना आया? काई ए आया 0.456। तो यहाँ से पी ए हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा? पी ए आएगा हमारे पास, अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 47.97। यहाँ से आएगा 47.97, ये आएगा प्रेशर। ठीक है, और किस में था? ये किलो पास्कल में। किलो पास्कल में इतना ये प्रेशर आ जाएगा। और पी बी इज इक्वल टू कितना आएगा? आपको पता है पी बी के लिए ये है पी नॉट बी कितना दिया है? 46.8 मल्टीपल बाई पी बी। काई बी कितना है? काई बी यहाँ से निकाला 0.544। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास बन के आएगा 25.46 किलो पास्कल। अब देखो ये आगे हमारे दोनों के अलग अलग प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अब आपको पता है जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद पूरा वेपर प्रेशर डालेंगे टोटल किसके ऊपर? उस सॉल्यूशन के ऊपर। तो अब देखो मिक्स करने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वेपर प्रेशर। तो पी टोटल इज इक्वल टू कितना आएगा? आपको पता है पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है? पी ए प्लस पी बी। तो पी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 47.97 प्लस ये पी बी की वैल्यू कितनी? 25.46 ये है। ठीक है, और इसको अगर हम करेंगे तो 73.43 आएगा। 73.43 किलो पास्कल ये आ जाएगा हमारा टोटल प्रेशर। ठीक, टोटल प्रेशर यही तो पूछा था कि जब हम क्या करेंगे 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन को मिक्स करेंगे तो टोटल प्रेशर वो सोल्यूशन के ऊपर टोटल वेपर प्रेशर कितना डालेंगे? तो वो इतना डालेंगे 73.43 किलो पास्कल।
ठीक। तो देखो ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना टेक्स्ट बुक के, ये थोड़े हाई फाई न्यूमेरिकल होते हैं। तो ये अगर आपको समझ आ गया, ऐसे आप और भी बहुत से न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। तो ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट कर दो मुझे, तो मैं आपको न्यू वीडियो बना के दे दूंगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।